So let's start today's class. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to do another 50 marks category question of the attempt Winter 2018. So the attempt is Winter 2018. इसके अंदर primarily जो discussion है that is related to mergers and acquisitions. अभी तक हमने mergers and acquisitions के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं देखी थी and we didn't do it overall level पे, जबकि हमने मुख्तलिफ चीज़ें अब तक जो है वो देख ली हैं. फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होता है, रेशियोज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स वगैरह के बारे में, बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हमने प्रैक्टिस की हुई है. लेकिन यहाँ पे बहरहाल थोड़ा सा हम मर्जर एंड एक्विजिशन वाली साइड देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो आइए जी स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप है आपका वहाँ पे शेयर कर दिया है आई बिलीव. हाँ, लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल के नाम से ये क्वेश्चन आ रहा है. इट्स देयर ऑन योर ग्रुप. ठीक है. अच्छा भाई, पिछली क्लासेस से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई भी चीज़ हो तो पहले बता सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करें. नहीं है अगर कोई चीज़ तो विल मूव ऑन. ठीक है, चलें जी. क्वेश्चन कहते हैं इट इज़ 1 दिसंबर 2018 एंड यू आर अ ट्रेनी अकाउंटेंट ऑफ दिरावल एंड साही, लाहौर बेस्ड अकाउंटेंसी फर्म. ठीक है, एक अकाउंटेंसी फर्म है, उसमें आप ट्रेनी अकाउंटेंट हैं. हुए बिन एंगेज्ड बाय लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल लिमिटेड to provide business consultancy advice regarding possible acquisition of UK-based company Safari Adventure PLC listed on London Stock Exchange. अच्छा भाई, ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई. बारी बारी चलते हैं. सही है. यू आर अ ट्रेनी अकाउंटेंट. ठीक है, आप किसके ट्रेनी अकाउंटेंट हैं? आप हैं दिरावल एंड साही के. ठीक है, दिरावल एंड साही एक अकाउंटेंसी फर्म है. ये एक अकाउंटेंसी फर्म है. ठीक है, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज. किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? सर ये कर रहा है लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल लिमिटेड को. लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल लिमिटेड को विच इज LWT. ठीक है, ये कौन है जी LWT? दिस इज बेसिकली अ पाकिस्तानी फर्म, पाकिस्तानी कंपनी विशिंग टू एक्वायर सफारी एडवेंचर PLC. अल्लाह वो वक्त लाए पाकिस्तानी कंपनी लंदन की कंपनी को खरीदे. ठीक है, और हमारे पास यूके बेस्ड कंपनी एक मौजूद है जिसका नाम है सफारी एडवेंचर PLC और ये लिस्टेड है ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पे हमने एक सिंपल से इसका माइंड मैप बना लिया और माइंड मैप बना के समझ लिया कि यार इसकी सिचुएशन क्या है. LWT यानी कि लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल is a long established large and successful travel company based in Lahore. ठीक है, and is listed on the Pakistan Stock Exchange. ये BS6 पे लिस्टेड है और रिक्वायर करना चाहती है यूके बेस्ड कंपनी को जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है. LWT provides travel services to different sectors of the travel and holiday market, including corporate travel services, low-cost travel packages to destinations in Pakistan, Europe, and Asia, and travel solutions for the luxury travel market, such as arranging bespoke travel and holiday requirements, world cruises, and guided adventure tours. हज और उम्रा छोड़ के हर तरह की ये फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन टूर्स को आपको प्लान करवा के देते हैं. सही. नॉर्मली ट्रैवल एजेंट्स हमारे जहन में वो आता है. LWT provides a personal service by assigning a personal travel advisor to each customer and also arranges adventure tours such as trekking in the Himalayas mountains. बड़ा इंग्लिश सीन है भाई. आपको एक क्लाइंट होने के नाते एक एक जो है वो गाइडर या एडवाइजर जो है वो फ्री मिल जाएगा. LWT has sales and customer service centers in Pakistan's main cities, so customers can book in person as well as over the telephone. Zahid Bashir is the Chief Executive Officer of LWT. He considers LWT's approach to customer service and creative travel solutions as the two principal reasons why LWT has achieved continual growth and profitability
over the past 30 years to become one of the best known travel companies in Pakistan. हाँ भाई, किसी को याद है बिजनेस मैनेजमेंट में ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहे, ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? हिंट दे देता हूँ, उस चीज को जो कहा जाता है वो एक 3 वर्डेड फ्रेज है, और उस फ्रेज का पहला वर्ड है क्रिटिकल। जी भाई, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एक्सीलेंट, बिल्कुल। मैंने कहा कि 3 लेटर का एक ऐसा वर्ड है, 3 वर्ड का एक ऐसा फ्रेज है जो एक ऐसी चीज को डिफाइन करता है जो आपको मुस्तकिल प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, ग्रोथ दे रही है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। पाकिस्तान का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? डज एनीवन नो? जोग्राफिकल लोकेशन, एक्सीलेंट। ये डायरेक्ट मैसेज के ऊपर एक रिस्पॉन्स आया है सर, जोग्राफिकल लोकेशन, बिल्कुल। जोग्राफिकल लोकेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। हमारे लोग भी काफी मेहमान नवाज हैं। हॉस्पिटैलिटी, ये चारों चीजें पाकिस्तान की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में आती हैं, अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो। और अब जैसे जैसे लोग अमेजोन और ई कॉमर्स की तरफ जो है वो इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं और फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, तो एक ये वाली चीज भी नजर आती है कि हाँ यार, मतलब अच्छे टेक पीपल भी हमारे लोग हो सकते हैं, टेक की तरफ, बिजनेस की तरफ भी हमारे लोग अच्छे परफॉर्म करने वाले बन सकते हैं। सही, ठीक है। इनके सीईओ को लगता है कि भाई हमारी जो अप्रोच है ना कस्टमर को सर्विस देने की और अच्छे क्रिएटिव ट्रैवल सॉल्यूशंस देने की, ये जो 2 चीजें हैं ना, ये प्रिंसिपल रीजन है हमारी तरक्की का, यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है। Zahid believes growth in shareholder value can be achieved by applying its core competencies and unique resources to other types of travel businesses. LWT has recently been approached by the directors of Safari Adventure PLC with an offer for sale. The LWT Board of Directors has requested your assistance in valuing the potential acquisition of Safari Adventure PLC and advising on how it should proceed. कहा भाई यार आप बताएं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और वैल्यू के साथ साथ हमें इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऊपर आपको इसने ट्रेनी अकाउंटेंट बनाया है और ट्रेनी अकाउंटेंट नीचे जो है वो वैल्यूएशन कर रहा है। बहरहाल अकाउंटेंट का काम वैल्यूएशन होता नहीं है, एनालिस्ट का काम होता है। अकाउंटेंट बेसिकली अलग थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर कहते हैं रिक्वायरमेंट्स में कि भाई जो अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। Critically evaluate the potential acquisition of Safari Adventure PLC by the LWT. Appendix 1 and Appendix 2. Your evaluation should include a performance analysis and pros and cons of the potential acquisition. Performance analysis भी करना है और pros and cons भी बताने हैं इस potential acquisition के। सही है। और Appendix 1, Appendix 2 में इसकी चीजें मौजूद हैं। तो आए Appendix 1 देखते हैं। 4 years ago, 4 साल पहले, LWT acquired a competitor travel company in Pakistan, Lux Travel. साबुन बनाने को कोई कंपनी लग रही है। बहरहाल लक्स ट्रैवल नाम की कंपनी को 4 साल पहले उन्होंने एक्वायर किया, which was very successful in providing luxury travel arrangements to many of Pakistan's wealthiest people. This acquisition has been largely successful. However, it was expensive and financed with loans which were repayable in 2024. The acquisition has occupied a great deal of management time over the past few years. A key focus has been to resolve integration issues with the company's own travel booking processes and computer systems. ठीक है। LWT's recent strategy has been to focus on growing its corporate travel services division. पहले उन्होंने कंपनी एक्वायर की थी, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल्स को बहुत अच्छी सर्विस दी, लेकिन बहरहाल डेटा के एतबार से और इंटीग्रेशन इश्यूज के एतबार से अभी भी चंद एक चीजें हैं जो इंटीग्रेट इतनी अच्छी हुई भी नहीं है। सही है। इसके अलावा इनकी जो अब स्ट्रैटेजी बन चुकी है वो ये कि भाई आप B2B को फोकस करो, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को फोकस करो, ना कि इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स पैसे भी कम देते हैं, शिकायतें भी ज्यादा करते हैं, फरमाइशी भी ज्यादा करते हैं। कॉर्पोरेट का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है, उन्हें अपने एम्प्लॉइज को देना होता है, तो वो रादर देन कि भाई किस तरह की हम अच्छी से अच्छी सर्विस वो करें, वो एक बेयर मिनिमम उनका एक थ्रेशोल्ड होता है, बेसिक सर्विस अगर कोई दे दे तो वो काफी है। However, the board of directors has become increasingly concerned about a forecast decline in the company's growth. In response, the CEO Zahid Bashir believes that it is the time to consider further acquisitions to help the company achieve its corporate objective of becoming the market leader in the package corporate and luxury travel markets. सर हम जब परेशान होते हैं तो अपना तो किसी दोस्त को बताते हैं, किसी कजन को बताते हैं, माँ बाप को बेशक ना बताते हो, लेकिन किसी इस तरह के दोस्त को, कजन को, भाई को जरूर बताते हैं और उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं अपने दुख में। वो आपकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, दोनों जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक्विजिशन इन्हीं चीजों का नाम है।
एक कंपनी के पास एक फैक्टर अच्छा है, दूसरी कंपनी के पास दूसरा फैक्टर अच्छा है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक और एक 11 वाली बात हो जाती है और उनके बीच में सिनर्जी भी आ जाती है। यही बात जो है जाहिद बशीर साहब जो सीईओ है कंपनी के समझाना चाह रहे हैं। As a result, the board of directors is considering purchasing 2 safari parks in Malawi, an East African country, and 1 safari park in Botswana, South African country. ठीक है? Operated by a UK company, Safari Adventure PLC, it is unclear why Safari is looking to sell. However, Zaid believes this is an opportunity to buy a company at a low price and create new revenue opportunities by selling luxury safari holidays to LWT's extensive wealthy client base. इन्होंने बोला भाई सिनर्जी इस तरह से बनाई जा सकती है कि ये कंपनी तो अपने आप को बेच रही है, कतई नजर इस बात के वो सोच ही नहीं रहे इस चीज के ऊपर कि वो अपने आप को बेच क्यों रही है। ये कह रहे हैं यार इनके पास दो अच्छे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क्स मौजूद है, सफारी पार्क्स मौजूद है, हम जो है वो यहाँ पर अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को जो है वो भेजेंगे और उधर भी धंधा होगा इधर भी धंधा होगा, सब कुछ चंगा होगा। This acquisition represents a diversification from its current operations as LWT has no previous expertise in running hotels or safari parks. होटल और सफारी पार्क का इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये चेयर लिफ्ट और रेल लिफ्ट में बिठा देते हैं, लेकिन अब बहरहाल पहली बार ये होटल और पार्क्स को जो है वो हैंडल करेंगे। But the board understands that the existing management of Safari is talented and the employees operating the safari parks have significant expertise. अब तो बेसिकली ये एडवेंचर में जा रहे हैं ना, पहले ये सिर्फ ट्रैवल को अच्छा एक्सपीरियंस दिलवाते थे, टूरिज्म वगैरह पे फोकस करते थे, अब ये इसके अंदर इस तरह की चीजें भी डाल रहे हैं कि एडवेंचर पार्क्स और इस तरह की सारी चीजों पे जो है वो आप जा सकते हैं, राइट। सो सफारी एडवेंचर पीएलसी कंपनी जो इन सब ओन करती है इसको एक्वायर करने के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इनिशियली भी यही बताया गया था, ऊपर हमने इसकी छोटी सी समरी बनाई है, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वो बहरहाल इसको देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं एज अ रिजल्ट, ये वाली बात तो हो गई हमारी। दिस एक्विजिशन, थर्ड लास्ट पैराग्राफ, this acquisition represents a diversification from its current operations as the LWT has no previous expertise in running hotels or safari parks, but the board understands that the existing management of Safari is talented and the employees operating under the safari parks have significant expertise. None of the company's directors has yet visited Safari's head office in London or any of the 3 safari parks in Malawi and Botswana. अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा जाकर खुद से देखा नहीं है, यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब खुद कर लेंगे, बगैर सोचे समझे इस बात के कि यार हमारे यहाँ पे कंपनी अपने आप को बेचने के लिए क्यों आई है। अव्वल तो वो अपने आप को बेच क्यों रही है, अगर बेच रही है तो वहां पे कोई लोकल इसको क्यों नहीं खरीद रहा, ये दूसरे मुल्क क्यों अपने आप को बेचने के लिए आई है। कंपनी का शेयर कैपिटल है 40 मिलियन शेयर्स का, विच आर करंटली ट्रेडिंग एट 500 पर शेयर। इसके अलावा LWT का जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो 10,000 मिलियन का है रुपी टर्म्स में, विच आर ड्यू फॉर रीपेमेंट इन दिसंबर 2014। ऑलराइट, सो 40 मिलियन के शेयर्स जो 500 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, 40 मिलियन शेयर्स जो 500 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कैपिटल हो गया 20,000 का और लोन है 10,000 का, जो उन्होंने पुरानी एक्विजिशंस के लिए लोन लिया था। अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं, 1/2 का तकरीबन डेट टू इक्विटी रेशियो है 50%। और अगर गियरिंग की बात करें, जो ज्यादातर लोगों को गियरिंग समझ आता है, फिर इसको टोटल कर लो 30,000, फिर इस टोटल से डिवाइड करो 3366। So 6733 आपका रेशियो आ गया। The directors of Safari have submitted a letter to the board of directors stating that their shareholders are likely to accept an offer of rupees 9,000 million for 100% equity stake in Safari Adventure PLC. This offer price represents a 20% premium on Safari's current London Stock Exchange share price of 2.5 per share. अभी 2.5 per share के हिसाब से 20% प्रीमियम इस तरह से जो है वो आ रहा है। Safari is currently ungeared and its paid up capital consists of 20 million shares. ठीक है, आओ जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी, 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर शेयर की वैल्यू कितनी है 2.5, ये कितना मिलियन हो गया जी, 50 मिलियन हो गया, ठीक है। इस 50 मिलियन के ऊपर वो कितने मांग रहे हैं, 20% प्रीमियम मांग रहे हैं। All right, so we have 20 million shares over here,
जब एक शेयर की प्राइस 2.5 है तो 50 मिलियन बन गया और उसके ऊपर प्रीमियम ऐड करके 60 मिलियन बन गया। खैर 9000 मिलियन की वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे 100% इक्विटी स्टेक के लिए, सही है। ओवरऑल लेवल पे सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद अपेंडिक्स 2 में क्या कहते हैं, कंपनी परफॉर्मेंस डेटा प्रोवाइडेड बाय उस्मान सरबानी, कंपनी का ऑपरेशन डायरेक्टर, dear colleagues at Deraval and Sahi, as you know, LWT hasn't extensively advertised in the past 10 years as our policy has been to rely on our reputation, returning customers and word of mouth recommendations. Each customer inquiry is assigned to a travel executive who deals with all of the customers' booking needs. Returning customers who wish to make another travel booking contact the company's general telephone number or their previously assigned travel executive. Once a travel booking is completed, it is filed with the transaction reference number. However, there is rarely a need to access a past travel booking unless there is a customer complaint. This has never been too much of a problem for LWT. बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड लोग वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, रेफरेंसेस के ऊपर आ जाते हैं। जब आते हैं तो दोबारा से तो जनरल नंबर पे कॉल करते हैं या अपने लास्ट ट्रैवल एजेंट को कॉल करते हैं। Historically, LWT has avoided expensive detailed management reporting as we have focused on customer service. However, here is the recent performance data of the companies from our management accounts and from information emailed to me by Safari Adventure PLC. तो आपके पास लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल भी है, रेवेन्यू दिया हुआ है, दोनों सालों का ग्रोथ निकाल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ग्रोथ निकाल सकते हो, मार्जिन की परसेंटेज निकाल सकते हो, सफारी की भी और लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल की भी। I have also included the following useful extracts from the October 2018 LWT board minutes, which will help with your evaluation. The finance director Adina Malik explained that the company's failure to meet its 2018 revenue target of rupees 12.5 billion was attributable to challenging economic conditions affecting the travel market. Recent growth has been predominantly in the corporate sector by winning tenders to exclusively supply corporate travel services. हाँ भाई, किसी को याद है 2018 में मुल्क में ऐसा क्या हो रहा था कि इतनी इकोनॉमिक डाउनटर्न और इकोनॉमिक सिचुएशन बैड थी? Does anyone remember that? ये दिसंबर 2018 का पेपर है। आज तो याद होगा यार, कल भी पूछा था। इलेक्शन तो मई में हुए थे। हाँ, मई जुलाई कह सकते हो। दिसंबर के आसपास क्या हुआ था? दिसंबर के आसपास तब्दीली के झटके लगना शुरू हुए थे, सही है। डिवैल्यूएशन आहिस्ता आहिस्ता रुपये की स्टार्ट हो गई थी, आपके रुपये ने फॉल करना शुरू कर दिया था, सही है। और नई पॉलिसीज आ गई थी, स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से बैठ गई थी, एक साइकिल शुरू हो गया था उसके डिक्लाइन का। मोरलेस इस तरह की चीजें जो है वो चल रही थी, नई पॉलिसीज आ रही थी, गवर्नमेंट जो है वो नैप वैप के मसले शुरू हो गए थे, लोगों को उठाया जा रहा था, इस तरह की सारी सूरत हाल थी। बिल्कुल 33,000 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आ गई थी, राउंड फ्रॉम 52,000 पॉइंट्स। 2017 में 52,000 पॉइंट से 33-35,000 पॉइंट्स तक मार्केट जो है वो आ गई थी ड्यू टू दीज बैड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, तो अब ये फाइनेंस डायरेक्टर ये कहती है कि भाई मुल्क के हालात बुरे थे इसलिए हम ये 12.5 बिलियन का जो है वो टारगेट नहीं मीट कर पाए। हमने जो जीता है वो कॉर्पोरेट सर्विसेज में टेंडर से जीता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जीता। द कमर्शियल डायरेक्टर सेड दैट ग्रोथ एट सफारी एडवेंचर पीएलसी इज इंप्रेसिव with an 8% increase in customers in 2018 and 7% increase in customers in 2017. This information was included in the recent letter offering the company for sale for rupees 9,000 million. अच्छा जी, कमर्शियल डायरेक्टर ये कहता है कि भाई जो एडवेंचर पीएलसी है ना सफारी, इसकी ग्रोथ अच्छी लग रही है। 7% कस्टमर्स में इंक्रीज आया था, 8% जो है वो 2017 में 7% में इंक्रीज आया था, 2018 में 8% का इंक्रीज आया। दिस इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड इन द रीसेंट लेटर ऑफरिंग, जहां पे उन्होंने 9,000 मिलियन की ऑफर रेज की थी। LWT's own research indicates that popularity of safari holidays has increased over the past 5 years as wealthy travelers seek a different vacation experience and are particularly attracted by the opportunity of observing a wide variety of African wildlife such as lion, giraffe, elephants in their natural environment. लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। He expects this growth trend to continue. He informed that the 3 Safari Adventure PLC sites are vast wilderness of many hundred square kilometers and are often booked up during high season at least 1 hour in advance. Expansion of the Botswana site in 2017 increased the number of available rooms by 1/3. बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं इसके बारे में कि नहीं यार ये बहुत अच्छी है, सिचुएशन कंपनी की बहुत अच्छी नजर आ रही है और ओवरऑल लेवल पे जो है वो कंपनी आगे इसी तरीके से ग्रो करती जाएगी, थिंग्स लाइक दैट, ऐसा सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो पहले वाले पार्ट में हमने क्या करना है,
पहले वाले पार्ट में हमने करना है क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सफारी एडवेंचर पीएलसी बाय LWT। अपेंडिक्स 1 और 2 को पढ़ के देखो तो मैं फायदा नजर आ रहा नहीं आ रहा। Your evaluation should include a performance analysis and pros and cons of the potential acquisition. परफॉर्मेंस एनालिसिस में बहरहाल सिर्फ 4 रेशियोज निकाल सकते हो और उसके हिसाब से जो है प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी चीजें देखोगे। 10 नंबर का सवाल है, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो रेशियो निकल सकता है उसको कैलकुलेट करो, जो छोटी मोटी कॉमेंट्री प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें समझ आते हैं उसको लिखो अपने पास बुलेट पॉइंट्स में, हम इसको डिस्कस करते हैं। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, प्लीज अपना वक्त जाया मत करना। यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व करो, बाद में नहीं बैठोगे अलग से। 10 मिनट का वक्त है, हर पार्ट में 10-10 मिनट दूंगा, अपने थॉट्स लिखते चले जाना, उसके बाद फिर साथ साथ आपके सॉल्व कर लूंगा। ठीक है।
चलें जी, ऑलमोस्ट 10 मिनट से डन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, जैसे कि उन्होंने मेरे रिक्वायरमेंट में कहा था कि पहले आप इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें और फिर प्रोज एंड कॉन्स बताएं ओवरऑल लेवल पे इस एक्विजिशन के। ठीक है ना, आइए जी हम दोनों को पहले एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास रेवेन्यूज गिवन है, देन वी हैव बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। और हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक है 2018 और यहाँ पर है 2017। लाइकवाइज इधर भी हमारे पास 2018 2017 है। बात सारी ये है कि ये सारा कुछ लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल का है, लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल। एंड लाइकवाइज यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सफारी एडवेंचर की है। ठीक है, सफारी एडवेंचर। रेवेन्यू इज 11,892 11,458। ठीक है जी, लाइकवाइज यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज 2,200 और यहाँ पे 2,160। ठीक है, here we have in million, euro in million 21.5, sorry pounds in million फिर 4.4 pounds in million, then we have 20 and we have 4.1। ठीक है, हमारे पास क्या निकल सकता है सर, रेवेन्यू ग्रोथ निकल सकती है। आपने 17 से 18 में कितना ग्रो किया, अब 18 डिवाइड बाई 17 -1 कर दें। यहाँ पर आपने ग्रो किया है 3.8% और इधर ग्रो किया आपने 6%। ठीक है, इधर आपने ग्रो किया 6%। ये आपकी रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रही है। अच्छा सॉरी, ये 21.5 है, 21.2 लिख दिया सही। ठीक है जी, ऑल राइट। देन वी हैव उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करें, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 18.5 का मार्जिन या 18.85 का मार्जिन, 20.47 20.5। ठीक है, एक फिगर राउंड कर देते हैं, 18.5 18.9 और यहाँ पर 20.5 20.5 एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है सही। हमारे पास दोनों की इक्विटी का नंबर गिवन है जी सर, बिल्कुल गिवन है, यहाँ इन्होंने हमें बताया हुआ है। कंपनी की जो इक्विटी है बेसिकली यहाँ पर दैट इज 20,000। ठीक है, 20,000 की इक्विटी है, इधर भी है। और यहाँ पे उन्होंने हमें लाइकवाइज बताया हुआ था कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 20 मिलियन ऑफ शेयर्स, हर शेयर 2.5 पाउंड का, 20 मिलियन शेयर, हर शेयर 2.5 पाउंड का सही। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सर इन्होंने हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, सही है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन रिपीट कर दूं, सिंपल कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दिया रेवेन्यू से, इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं बेसिकली, एनपी मार्जिन। आपका सब कुछ काट के जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया रेवेन्यू से, समझ आया। ये आपका नाम क्या लिखा हुआ है, XK924YC, मार्स जुपिटर टाइप का नाम है, अर्थ वाला कुछ रख लें इसको रीनेम करके। सिंपल, आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से बहरहाल निकाल लिया, समझ आया। आगे बढ़ूं, रिटर्न ऑन इक्विटी पे आ जाओ। ठीक है जी, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है उसको इक्विटी से डिवाइड कर दें। आपने उन्हें अपनी इक्विटी के ऊपर इतना कमा के दिया है, सही है, इतना कमा के दिया। अच्छा ये इसमें सेम आ रहा है, हाँ, तो एक डेसिमल थोड़ा सा उसको बेहतर कर देते हैं, सही है? ठीक है जी।
Return on equity 10.8%, 11%, and at the same time 8.8%, 8.2%. ये सूरत हाल यहाँ पे हमें इसमें नजर आ रही है। आगे आपने अपने सोल्यूशन में गलती की है, वहां पे उन्होंने बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ले लिया है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है पीबीआईटी से, क्योंकि जहरे कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और इक्विटी दोनों होती है। तो जो आपने डेट के लिए कमाया, जो आपने इक्विटी के लिए कमाया, दोनों न्यूमरेटर में आता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं आप, क्योंकि उसके अंदर अभी इंटरेस्ट नेट नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट भी नेट हुआ हुआ है, टैक्स भी नेट हुआ हुआ है, लेकिन आके आपने अपने सोल्यूशन में इसको डिवाइड किया है दोनों से, इक्विटी से भी और डेट से भी। भाई आप डेट से क्यों डिवाइड करोगे? जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट है वो दिया जा चुका है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, तो बहरहाल वो उसके लिए नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे निकल सकता है। अब भाई इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। आज कोई पॉइंट है किसी का, कोई बताना चाहेगा इवैल्यूएशन में, सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ आया है? जी भाई, एनीवन? पहले इवैल्यूएट करना है, फिर प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर आना है। पीपीटी भी नहीं ले सकते, पीपीटी में इंटरेस्ट निकला हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट निकला हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी और डेट दोनों, हर वो कैपिटल की सोर्स जिसको आपको कोई ना कोई रिटर्न देना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ वो सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं आती जो जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता या डिविडेंड नहीं देना होता, जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर क्रेडिटर की लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। समझ आ रही है बात? देखो ऐसे याद रख लो, तुम्हारी कहीं पे अगर एम्प्लॉयमेंट होती है तो तुम उस एम्प्लॉयमेंट के पैसे लोगे ना, काम करने के पैसे लोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे कैपिटल को कहते हैं जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, जिसको लगाने का कोई ना कोई रिटर्न आपको देना होता है, इंटरेस्ट की शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में, प्रेफरेंस डिविडेंड की शक्ल में, किसी भी शक्ल में कोई ना कोई रिटर्न आपको देना होता है। और अगर कोई ऐसा कैपिटल है जिसके पास आपको रिटर्न नहीं देना, जैसे कि क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी 2-3 महीने की कोई रिटर्न नहीं देना होता, 2-3 महीने का इन्फ्लेशन माफ होता है, और वो जो है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस की क्या है, इतना क्रेडिट मिलेगा, तो वो बेसिकली कैपिटल तो है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल लॉन्ग टर्म डेट पे भी देना होता है आपको। सही। अब इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट, मैं छोटे छोटे बुलेट्स लिखूंगा, आप लोग ऑब्वियसली पैराग्राफ्स लिखेंगे। यहाँ पर अगर देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ LWT इज रियली बैड, बहुत ज्यादा बुरी है रेवेन्यू ग्रोथ, 3.8%। क्यों? नो क्लियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग करते नहीं है ये, बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ से सब आएगा, ठीक है, कोई क्लियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा, नो डिफाइंड एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, एब्सेंस ऑफ डेटा ड्राइवन डिसीजंस। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं छोटी सी तुम्हें मिसाल, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, और सच सच बताना बिल्कुल ऑनेस्टली, चाहे अपना नाम लेके ना लिखो, डायरेक्ट मैसेज पे मुझे बता दो। तुम्हें अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है या कोई पॉपुलर पोस्ट लगानी है जिसपे तुम चाहते हो कि लोग रिएक्ट करें, लोग कमेंट करें, लोग लाइक्स करें, लोग रिएक्शन दें, तुम किस वक्त लगाओगे फेसबुक पे इसको? एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सही सही रिस्पॉन्स देना, फिर उसके बाद इससे कनेक्ट करके बताऊंगा। किस वक्त लगाओगे फेसबुक के ऊपर वो पिक्चर जिसके ऊपर तुम रिएक्शन चाहते हो? सुबह फजर के बाद लगाओगे? एक रिस्पॉन्स आया डायरेक्ट मैसेज पे, बिल्कुल पीक टाइम पे लगाऊंगा सर। क्या है वो पीक टाइम लड़के तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल। दूसरा आया सर पीक आवर्स में लगाएंगे, क्या है वो पीक आवर्स? फजर के बाद लगाओगे सुबह? नहीं सर, शाम में लगाएंगे 8-8:30 बजे के बाद, क्योंकि जनरली लोग घर पे आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं करते, वो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे अपने सगे भाई बहनों और माँ बाप को वक्त देते हैं। सही है, उन प्लेटफॉर्म्स को वक्त देते हैं, वो ज़ाहिर माँ बाप की जगह पे हैं, भाई बहनों की जगह पे हैं, फैमिली की जगह पे हैं, तो उनको टाइम देने की वजह से वो पी कार्ड्स बन जाते हैं सबके लिए, सब यूज कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त अपनी इस तरह की चीज को जो है वो पोस्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस कंपनी को भी तो डेटा ड्राइवन डिसीजंस लेने चाहिए। कंपनी को ही देखना चाहिए भाई वो कौन सा ट्रैवल पैकेज है जो सबसे ज्यादा चल रहा है, वो कौन सी जगह है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, हम उसके पैकेजेस बनाते हैं। हम अपनी रिपोर्टिंग तो देखें हमें रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है ज्यादा, कौन सा बंदा हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बंदा हमारा कम परफॉर्म कर रहा है, कौन सी क्या सूरत हाल है, कहाँ पे हमें नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, नए नए प्रोग्राम्स बनाना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे बस एक ट्रैवल एग्जीक्यूटिव को असाइन किया,
वो सारी कस्टमर की बुकिंग नीड देखता है, वही सारी कुछ देखता है। हमारे पास कोई ना डिटेल्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, और ना हमारे पास कोई क्लियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं। रिजल्ट क्या है? आज हमारी ग्रोथ डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा ओवरऑल लेवल पे हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ LWT has also declined by 0.4%. This can increase in future. ये फ्यूचर में मजीद इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में स्लाइट इंक्रीज आया है, बहुत स्लाइट इंक्रीज आया है, लेकिन वो इसलिए नजर आ रहा है हमें क्योंकि हमने दोनों सालों के अंदर इक्विटी की वैल्यू एक ही ले ली है। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विटी की वैल्यू एक ही रहे, कोई ना कोई चेंज आएगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो हम बहरहाल इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज एन एक्सट्रीमली स्लो ग्रोथ, extremely slow growth. Company may lose shareholders trust या investors trust very soon. बहुत जल्द वो किसी का ट्रस्ट जो है वो खो देंगे अपने शेयर होल्डर्स का। फिर अगर सफारी की बात करो, सफारी डायरेक्टर्स were right. The growth of 8% customers is evident from an overall growth of 7.5% in revenue. रेवेन्यू में 7.5% का इंक्रीज ओवरऑल लेवल पे एक अच्छी पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है ना, अच्छा नजर आ रहा है। सही बात कर रहे हैं वो कि हाँ ठीक है यार, मतलब अच्छा सीन है, नजर भी आ रहा है कि हाँ उन्होंने ग्रो किया है, 7.5% से ग्रो किया है। प्लस वो अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन एक स्टैग्नेंट उसमें लेके चल रहे हैं, मतलब बेसिकली वो अपनी कॉस्ट को भी बराबर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ सफारी is controlling cost as well, if not reducing, since the profit margins are intact. Margins are intact YOY मतलब year on year साल के कंपैरिजन में इंटैक्ट मार्जिन्स हैं, अच्छा नजर आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज को नोट करना छोटी सी, देखो जब तुम प्रीमियम पे उसकी इक्विटी परचेस करोगे ना, ये इक्विटी तुम प्रीमियम पे परचेस करोगे, पाउंड्स के केस में कह रहा हूँ, कन्वर्टेड वैल्यू इसकी 9,000 मिलियन है, जो कि 20% प्रीमियम को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली देखो है क्या, इस 50 मिलियन की इक्विटी के लिए मैं 1.2 का प्रीमियम दूंगा, सही है, 1.2 का प्रीमियम दूंगा, और ये इक्विवेलेंट बन रहा है 9,000 रुपी में। ये रुपी है और ये पाउंड है, ठीक है। तो मेरे एक्सचेंज रेट बन रहा है यहाँ पे 150। अगर मैं इसको इक्विटी के ऊपर प्रीमियम देता हूँ और 1 मिनट के लिए देखो, अगर ये इक्विटी इंक्रीज कर जाती है तो ये 60 रुपए पे आ जाएगी, और अगर ये 60 रुपए पे आ जाएगी तो आपका आरओई कम हो जाएगा, आपका आरओई कम हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन एक्विजिशन में reduce the return on equity of LWT, क्योंकि अब जो इक्विटी होल्डर होगा वो LWT होगा ना, शेयर होल्डर होगा वो LWT होगा, तो बहरहाल प्रीमियम दे रहा है तो इतना ज्यादा वो जो है वो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है ना आए। इक्विटी का बेस नंबर बढ़ जाएगा, जब बेस नंबर बढ़ जाएगा तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसके अंदर 8वीं बात एक हमें यहाँ पे ये नजर आ रही है कि बहरहाल इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी द रिटर्न ऑन इक्विटी of Safari is less than the LWT. LWT अभी भी अपनी इक्विटी के ऊपर 100 रुपए लगा रहा है तो 11% कमा रहा है, यहाँ वो 100 रुपए लगाएंगे तो वो 8.8% के आसपास जो है वो कमाएंगे, ठीक है ना। ये हमने पूरा एक एवेल्युएशन कर ली। अब बताओ भाई प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जल्दी से किसी ने सोचा इसके बारे में, एनीवन? चलो प्रोज बता दो, प्रोज क्या है। अरे मैनेजमेंट इश्यूज नहीं, ये बहुत इंतहाई बॉल पार्क बात है। प्रोज में सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन,
एंड बिजनेस इनहांसमेंट, एक्सपेंशन कह लो, ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस, आपकी ग्लोबल प्रेजेंस होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक है। ओवरऑल लेवल पे आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन होगी, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन, सिनर्जी as demand will increase due to Pakistani customers as well, ठीक है। पाकिस्तानी कस्टमर्स की वजह से डिमांड बढ़ेगी, सिनर्जी का इफेक्ट आएगा, ओवरऑल लेवल पे आपका डाइवर्सिफिकेशन वाला एलिमेंट होगा, ठीक है ना। और आप कैन मेक सफारी बिजनेस इवन बेटर देन टुडे। ये बहुत अच्छे 3 प्रोज हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए होंगे, लेकिन कॉन्स क्या है? ये प्रोज हो गए, प्रोज ऑफ एक्विजिशन, पूरा लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो सबसे बड़ा मसला क्या है भाई? आपसे आपका घर सीधा नहीं चल रहा, आप दूसरा घर खरीदने की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर्स विल लूज देयर फोकस from LWT and this diversion may create further loss. ठीक है ना, आपका जो कंसंट्रेशन है वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। आपको पहले अपना घर बेहतर करना चाहिए, फिर दूसरे को खरीदने के बारे में बात करनी चाहिए। प्लस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रिलेशंस, वीजा इश्यूज, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर ये चीजें, खुदा ना खास्ता कल को वहाँ हालात खराब होते हैं, पाकिस्तानी वहाँ नहीं जाना चाहते, इस तरीके का कोई मसला होता है, कोई लॉज एंड रेगुलेशंस की इशू आ जाता है, ये सारी चीजें। फिर आपके बाद एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। मैनेजमेंट मे नॉट बी कॉम्पिटेंट, हो सकता है तभी वो बेच रहे हो, ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशंस, रेगुलेटरी इश्यूज, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक्सचेंज रेट के मसाइल हो सकते हैं, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी का इशू हो सकता है, लॉज एंड रेगुलेशंस का मसला हो सकता है, रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं। भाई पहले आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट को तो बेहतर कर लो। आपकी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, आपका अपना रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पा रहा। आप अपनी एग्जिस्टिंग ट्रैवल एजेंसी वाली चीज के अंदर तो अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स ले आए। अभी आपको कुछ कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, उन पे फोकस करें, उनको लाइफ लॉन्ग अपने पास रोकने की कोशिश करें, बजाय इसके कि अब आप एक नई फील्ड के अंदर उतर रहे हैं जिसके बारे में भी आपको अभी इतना पता ही नहीं है, ठीक है। कॉन्स में नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग होटल्स एंड सफारी पार्क्स। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता पता चला कि भाई इन्हीं को, इनकी मैं जो है वो जानवर खा गए इनको। इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000 million विदाउट रिक्वायर्ड ड्यू डिलिजेंस कैन लीड टू फेलियर। बिल्कुल सही, लड़का कह रहा है सर उनको खुद नहीं पता है अपने आप को क्यों बेच रहे हैं, कुछ इन्होंने किया नहीं, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, और उसके बाद जो है वो सारी चीज कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, हम अच्छा कर लेंगे, हम अच्छा कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहरहाल जरूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट रुबास, आज ये लगता है लड़का बॉर्नविटा पी गया है या कॉम्प्लान, ठीक है। तो ये 9,000 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की, सोचा समझा नहीं, छानबीन नहीं की, इधर उधर इंक्वायरी नहीं की, बस वैसे ही आप कंपनी को लेने के लिए चल पड़े। तो ये बारे इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए ओवरऑल लेवल पे, और हमें ज्यादातर तो इसके अंदर कॉन्स ही नजर आ रहे हैं। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह अच्छी हो जाएगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, determine the value of the new combined group after acquisition, the maximum price that LWT may pay. Also advise the board of directors of the company whether or not to proceed with the offered price of 9,000 million. ठीक है जी, सही है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे,
पार्ट नंबर बी पे ये कहता है कि भाई आप ये बताओ क्या इन्हें ये 9,000 मिलियन का अमाउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं हम आपको अपेंडिक्स 3 दे रहे हैं, आप अपेंडिक्स 3 की बेस के ऊपर ये देखो कि यार ओवरऑल लेवल पे इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो क्या 9,000 एक्सेप्ट करें या नहीं करें। सी में कहता है अज्यूमिंग द ऑफर ऑफ 9,000 इज एक्सेप्टेड, determine the impact of on control, gearing and earnings per share if the acquisition is funded with new debt or by issuance of shares and give appropriate recommendations to the board of directors। उसके बाद ये फंडिंग फाइनेंसिंग की बात कर रहा है कि कहाँ से हमें इसको फंड करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। इन्होंने जहाँ 9,000 की बात बताई थी, इस तरह की कोई बात यहाँ पे बोली थी? नहीं, ठीक है। अभी तो इन्होंने इस तरह का कुछ नहीं बोला कि फंड किस तरह से करेंगे, बस उस रिक्वायरमेंट में हमें ये बताना है कि क्या हम इसको डेट से फाइनेंस करें या हम इसको इक्विटी से फाइनेंस करें। पार्ट नंबर सी के अंदर बहरहाल ये बात ये करता है, ठीक है। और फिर डी में कह रहा है वो की एरियाज बताओ जहां पे आपको ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए इस कंपनी को फाइनलाइज करने से पहले। सो बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसके लिए हमें अपेंडिक्स 3 में जाना होगा। अपेंडिक्स 2 वाली चीज हमने डन कर ली, अपेंडिक्स 3 में आते हैं, ठीक है जी। As we discussed, LWT is considering an offer to purchase Safari Adventure PLC for 9,000 million. This acquisition could represent good value for our shareholders and opportunity for LWT to diversify within the travel sector and apply our focus on customer service to add value. We would like the firm, the accountancy firm, to determine the combined value of the company in Safari Adventure. Here are our forecast of free cash flows, which are stated after all taxes for both companies, based on our own projections for LWT and from information supplied by Safari Adventure PLC in their offer for sale. सबको मिला के इन्होंने कुछ कहानी ये बताई है कि भाई लाहौर वर्ल्ड ट्रैवल के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो ये है, सफारी के जो फ्री कैश फ्लोज हैं पाउंड्स के सेंस में वो ये है। Here is some additional forecast information which I've compiled for you to assist with evaluation. Additional profit after tax of 150 million per annum will be generated from 2019 onwards by selling luxury safari holidays to LWT's existing customer base, although this revenue synergy could be much higher. 150 मिलियन तक की सिनर्जी आएगी 2019 से। फिर कहते हैं जी surplus land at one of the Malawi safari parks can be sold to a local housing developer for equivalent to 500 million at the end of 2019 without impacting on the forecasted free cash flows. This land is not currently used by guests of safari park. एसेट भी बेचा जा सकता है जी 2019 के एंड में, और 2019 के आपके पास 500 मिलियन फिर जो है वो आपको मिल जाएंगे। टू बी प्रूडेंट, I would like you to assume combined group cash flows for 2024 and beyond are forecast as remaining the same as 2023। आपको टर्मिनल वैल्यू लेनी है 2024 और ऑनवर्ड्स की, वो आप वही लें जो 2023 की है। कंपनी का पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9% फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ सफारी एडवेंचर पीएलसी, सो दिस कैन बी यूज्ड टू वैल्यू द कंबाइंड एंटिटी। Existing exchange rate of £1 is equals to 150 is not expected to change significantly। 5 सालों के अंदर आप इसी को लगाएंगे इस एक्सचेंज रेट को। टैक्स वैक्स की शायद इसने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे बात नहीं की है। फाइनेंसिंग ऑप्शन में कहता है 2, borrow and acquire with cash. We could finance the acquisition with a further bank loan at a post-tax interest rate of 6%, which is comparable to our existing bank loans. Existing KD पे ही इनको लोन मिल जाएगा। The directors of the company have expressed some concern about the current level of gearing. However, Zahid and myself believe that the additional operating profit generated by the safari parks will far exceed the cash required to service the additional debt finance। कह रहे हैं एक तरीका ये है कि बैंक से लेके दे दो, एक तरीका ये है कि जो अंदर इकोनॉमिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी उसी ग्रोथ से जो पैसे आएंगे वो हम पे कर सकते हैं। Alternative 2, option 2, acquire with a share for share exchange. An alternative is to acquire Safari Adventure PLC by offering new LWT shares instead of cash. An investment bank is initially advised that based on current equity values, an offer of one new LWT share for each Safari existing Safari Adventure PLC would be acceptable to the shareholders of Safari Adventure PLC। हर अपने शेयर के अगेंस्ट एक शेयर के अगेंस्ट इन्हें जो है वो LWT का एक शेयर चाहिए होगा तो ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। 2 ऑप्शंस फाइनेंसिंग के हमारे पास हो गए, हमारे पास इनके फ्री कैश फ्लोज आ गए। पहले तो इसकी जो है वो एक्विजिशन वैल्यू निकालो, ग्रुप वैल्यू निकालो, देखो क्या सूरत नजर आती है। क्या हमें 9,000 मिलियन इस पूरे के लिए देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, पहले ये वाले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद अगले सेक्शन में हम पार्ट सी के ऊपर आएंगे। अभी पार्ट सी के बारे में ना सोचो, अभी सिर्फ और सिर्फ आप बात करें वैल्यूएशन के बारे में। जल्दी से कंबाइन कंपनी की वैल्यू निकालनी है, फ्री कैश फ्लोज हमारे सामने है, डिस्काउंट रेट हमारे सामने है, टर्मिनल ग्रोथ कैश फ्लोज हमने डालने हैं, डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे आना है और देखना है कि क्या 9,000 मिलियन हमें देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जल्दी से
ऑल राइट, अगर किसी ने कैलकुलेट किए हैं तो वो अपने फ्री कैश फ्लोज का आंसर जो है वो शेयर कर सकते हैं। कर लो तो बहुत बेहतर है, एंड में चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो इन्होंने हमें 5 साल का डेटा दिया है, सिंपल रखते हैं, ईयर 1, then we have year 2, then we have year 3, 2019, and then we have so on so forth, 22 and 23। ठीक है, ये 5 साल हो गया। 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इसके आगे यहाँ हम लगा देंगे एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमें टर्मिनल कैश फ्लोज लेना है। अभी देख लेते हैं रुबास, सही है, किया है आपने, बहुत अच्छी बात है, वे जस्ट कैलकुलेटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप लाहौर वर्ल्ड LWT की कैश फ्लोज ले रहे हैं। LWT की कैश फ्लोज कितने हैं सर? 2500, 2700, 2900, 3000, 3100। ठीक है, ये हमारे कैश फ्लोज इनके हो गए। सफारी, ठीक है, सफारी के कैश फ्लोज के लिए हमारे पास एक्सचेंज रेट कितना था सर? एक्सचेंज रेट कांस्टेंट लेना है 150 रुपए का। सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 150, ठीक है, 5 के बाद वी हैव 5.2, देन वी हैव 5.4, देन वी हैव 5.5 एंड देन वी हैव अनदर 5.5। सही, ये हमारे कैश फ्लोज हो गए। अच्छा, सिनर्जी रेवेन्यू की वजह से कितनी आएगी सर? रेवेन्यू सिनर्जी के बारे में उन्होंने बोला 150 मिलियन की सिनर्जी आएगी। आगे की कोई ग्रोथ नहीं बताई तो हम 150 ही अज्यूम करेंगे सारे के सालों में। ठीक है, और शुरू में एक सेल ऑफ प्लॉट हो सकती, सेल ऑफ लैंड हो सकती है, वो हम ईयर 1 के एंड पे ले लेंगे पैसे, वो हमारे पास है 500 मिलियन की। यहाँ पर नीचे इन्होंने अमाउंट बताया हुआ, ये रहा 500 मिलियन एट द एंड ऑफ 2019, राइट। सो अब हम इसी तरीके से यहाँ पे इसको, ठीक है, 0 0 प्लॉट कर दिया। अब हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। ये आपने निकाल लिया टोटल 4075। ठीक है, अब ईयर 6 एंड ऑनवर्ड्स, 2024 एंड ऑनवर्ड्स, यहाँ पे कैश ले लो। ऑनवर्ड्स ये होगा 4075 डिवाइडेड बाय 9%, डिवाइडेड बाय 9%। इसको डिवाइड बाय 9% करो, ये तुम्हारे परपेचुटी के कैश फ्लोज आ गए। ये तुम्हारे परपेचुटी के कैश फ्लोज आ गए। टेक्निकली ये कैश फ्लोज तुम ईयर 2023 के एंड पे लाए हो, 2023 के एंड पे लाए हो। शाहब कहते हैं सर लैंड को आफ्टर टैक्स नहीं करेंगे, मियाँ लैंड की कॉस्ट दी हुई है कहीं पे? हमें तो उन्होंने कॉस्ट कहीं भी नहीं बताई, ना ये बताया कि 4 साल तक टैक्स इतना लगेगा, 3 साल तक इतना लगेगा, 2 साल तक इतना लगेगा। अगर उन्होंने बताया होता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी क्या है और शुरू में कॉस्ट वगैरह क्या है, तो हम आफ्टर टैक्स कर देते, उसके गेन को माइनस कर देते। अगर होता है ऐसा तो, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं करेंगे। सही, 2024 ऑनवर्ड्स आपकी ये जो आई वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज एट द एंड ऑफ 2023। दिस इज एट द एंड ऑफ 2023, ये 2023 का एंड है। ठीक है, अब आप टोटल फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे निकाल लें तो ये टोटल फ्री कैश फ्लोज आ गए। अब आपने निकालना है डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर एट 9%, डिस्काउंट फैक्टर एट 9%। सो दिस इज 1.09 रेज टू द पावर 0। यहाँ पे सर पहले वाले साल के अंदर, या खैर ये 2019 का एंड है ना? हाँ हाँ एंड है, ये 1 साल होगा बिल्कुल, ये 2019 का एंड है। सही है, ठीक है जी। एक दफा मैं कंप्लीट कर लूँ फिर सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। सही है, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल, और सेम यही 5 साल का यहाँ पर भी आखिरी वाला डिस्काउंट फैक्टर भी बहरहाल तुम्हारा यही वाला होगा। रीजन भी कि तुम ऑलरेडी उसको 2023 के एंड पे जो है वो ला चुके हो। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 3900 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई हमारी सारी प्रेजेंट वैल्यूज।
इन प्रेजेंट वैल्यूज का मतलब अब हम यहाँ पे इसकी टोटल कर सकते हैं, ठीक है, इनका टोटल हम निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल निकालेंगे यहाँ पे तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बन जाती है? सर आवर मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर हियर इज पोस्ट एक्विजिशन, मार्केट वैल्यू पोस्ट एक्विजिशन, दिस बिकम्स 44506, ये आपकी पूरी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है ना, पूरी मार्केट वैल्यू होगी। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि हमारी ओवरऑल लेवल पे ये कंपनी की वैल्यू बन रही है ना, ओवरऑल लेवल पे हमने कैश फ्लोज के अंदर इंटरेस्ट को और इन सारी चीजों को लेस तो नहीं किया, इंटरेस्ट को डेट रिपेमेंट को माइनस नहीं किया, तो ये फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म है। दिस इज बेसिकली फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म। इसमें हमने इंटरेस्ट वगैरह को एडजस्ट तो नहीं किया, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे क्या? लोन ऑफ LWT। LWT का आप लोन लेस करेंगे विच इज 10,000, ठीक है, 10,000 का लोन नेट हो जाएगा, तो ये इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज बेसिकली इक्विटी की वैल्यू। आपने 10,000 का लोन इसमें से नेट कर दिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि जो आपकी ऑलरेडी कंपनी जो आप एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर होने वाली कंपनी, तो बहरहाल एक तरीके से कह लो कि ओवरऑल लेवल पे नजर आ रहा है कि वो लोन फ्री है, डेट फ्री है, अनगियर्ड है, उसने हमें बता दिया था अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है सफारी, दिस इज बेसिकली लोन फ्री, और लोन फ्री होने की वजह से हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एग्जिस्टिंग इक्विटी मेरी कितनी है, एग्जिस्टिंग इक्विटी ऑफ LWT, सर एग्जिस्टिंग इक्विटी है 20,000, एग्जिस्टिंग इक्विटी है 20,000, तो मुझे फायदा कितना हुआ, मेरे शेयर होल्डर्स को फायदा कितना हुआ? वैल्यू फॉर LWT एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा कितना हुआ? सर उनको फायदा हुआ 14,506 का। तो क्या वो 14,506 के लिए 9,000 की एक्विजिशन वैल्यू देंगे? जी भाई बताएं। रुबास तुम्हारे सवाल का यही जवाब है, तुम 9,000 माइनस कर दो तो तुम नेट वैल्यू पे पहुंच जाओगे। यहां मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल को कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई 14,500 का इंक्रीज मिलेगा क्या, इसके लिए 9,000 देने के लिए रेडी हम, तुम 9,000 इसमें से माइनस कर दो, 9,000 माइनस करोगे तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारे पास सिर्फ नेट बेनिफिट के 5,000 मिलियन नजर आना शुरू हो जाएंगे, 5,500। क्लियर होता है? दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तुम भी बोल रहे हो वो भी सही है। 9,000 माइनस करोगे तो तुम 5,000 की एडिशनल वैल्यू पे पहुंचोगे कि भाई शेयर होल्डर्स को एडिशनल वैल्यू इतनी मिल रही है, सही है। अब इसको तुम इस तरह से करके दिखा दो, परचेज प्राइस 9,000, परचेज प्राइस लोग कहते हैं कंसोलिडेशन में गुनाह कबीरा है, परचेज कंसिडरेशन बोलना चाहिए। चलो, इंक्रीज इन वेल्थ, ये शेयर होल्डर्स की इंक्रीज इन वेल्थ है, देखा जा रहा है ना, उनकी शेयर प्राइस के अंदर इसका इंक्रीज आएगा 5,500। साथ कहते हैं बट सर वी हैव नॉट टेकन एनी पोटेंशियल डेट फॉर, हाँ बिल्कुल, वो इस स्टेज पर तो तुम डिसाइडेड ही नहीं हो ना कि तुम डेट की तरफ जा रहे हो या तुम इक्विटी की तरफ जा रहे हो, तुम्हें नजर ये आ रहा है कि ये एक्विजिशन फायदेमंद है ओवरऑल लेवल पे। फिर अगर तुम फाइनेंसिंग करोगे उसकी तो फाइनेंसिंग का अपना एक अलग आउटलुक है, अगर इक्विटी की तरफ जाते हो तो इक्विटी का अपना एक अलग आउटलुक है। इक्विटी के लिए तुम एडिशनल पैसे रेस कर लोगे, डेट के लिए तुम एडिशनल डेट रेस कर लोगे, लेकिन इतना तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फायदा जरूर होगा। ये देखो जो कंपनी की वैल्यू निकल रही है, अगर मैं डेट लेता, अगर मैं 9,000 का डेट लेता तो भी मैं यहाँ से माइनस ही करता ना, ये 10,000 की जगह 19,000 का डेट हो जाता, फिर मुझे नीचे से 9,000 नहीं माइनस करने पड़ते। या मैंने यहाँ से 9,000 माइनस किए, तो टेक्निकली एक दफा 9,000 माइनस हर सिचुएशन में होते हैं, चाहे मैं नया अमाउंट रेस करूं मार्केट से या मैं इवेंचुअली जो है वो डेट रेस करूं मार्केट से। समझ आ रहा है साथ? इसको इस तरह से समझो कि ये एक ही फिनोमिना है, बस दो अलग अलग बकेट्स हैं। अगर मार्केट से डेट लेकर कंपनी खरीदोगे तो इस 10 को 19 कर दो, तब भी बॉटम में 5,500 बचेंगे। और अगर मार्केट से इक्विटी रेस कर रहे हो, फ्रेश शेयर इशू कर रहे हो, राइट इशू कर रहे हो, तो 9,000 यहां से माइनस कर दो, तब भी 5,500 नीचे बचेंगे। आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक 14,000 की वैल्यू रखने वाली चीज ओवरऑल लेवल पे 9,000 में मिल रही है, तो 5,000 का आपको फायदा होगा ही होगा। ये आपकी इंक्रीज इन वेल्थ है बेसिकली। फ्री कैश फ्लोस टू द फर्म, ये हमारी एडजस्टमेंट ऑफ डेट, एग्जिस्टिंग डेट, ठीक है। अब तुम डेट से करो या राइट इशू से करो, डेट और राइट इशू दोनों केस में तुम यहां से माइनस ही करोगे।
राइट इशू होगा तो वो भी फ्रेश पैसे होंगे, डेट होगा तो वो भी फ्रेश पैसे होंगे जो मार्केट से रेस बहरहाल किए जाएंगे। तो ये आपकी इंक्रीज इन वेल्थ वाली सिचुएशन बनती है कि यार ओवरऑल लेवल पे आपकी इंक्रीज कर जाएगी वेल्थ। तब आप बोर्ड को ये एडवाइस करेंगे कि भाई आपके लिए एक वैल्यूएबल एक्विजिशन है, लेकिन आप देखें कि क्या आप इसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, या आपका डिस्काउंट रेट ठीक नहीं है, या आपने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट की हुई है, तो फिर आपके लिए मसले वाली बात है। क्या रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट में कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द न्यू कंबाइंड ग्रुप, वो हम कर चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू प्राइस कितनी देनी चाहिए वो भी दे चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करो वेदर और नॉट टू प्रोसीड विद द ऑफर। अब उनको एडवाइस करते वक्त हम क्या क्या लिखेंगे? हम बोर्ड को एडवाइस करते वक्त उन्हें क्लियर कट ये बताएंगे कि भाई मैक्सिमम प्राइस 14,000 है, 14,000 तक मैं इस कंपनी के लिए दे सकता हूँ, सही है। मैक्सिमम प्राइस इज 14,000। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हम यहाँ पे एडवाइस उनको ये कर सकते हैं कि भाई दीज फोरकास्ट should be accurate, not overly optimistic. Calculation of synergy and sale of land value should be backed by proper research and financial models, accurate financial models, plus exchange rate assumption is not valid, cannot stay same in all the years. ठीक है। फिर आपका डिस्काउंट रेट, तो WACC should be in line with accurate computations and reasonable रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। ये ना हो कि हवा में एक रेट आपने निकाला हुआ है उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, बिल्कुल शाह आप सही कह रहे हो। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हमें एडवाइस में यहाँ पे लिखनी होंगी, प्लस क्वालिटेटिव फैक्टर्स एज डिस्कस्ड इन पार्ट ए। जो हमने पार्ट ए में डिस्कस किए थे प्रोज एंड कॉन्स, उनका भी एक रेफरेंस यहाँ पे दे देना कि भाई ये वाली चीजें भी देख लो, सिर्फ पैसे ही वो नहीं है, ये वाली चीजें भी देखी जाएंगी। अब आ जाते हैं इन दो ऑप्शंस पे। इन दो ऑप्शंस के बारे में रिक्वायरमेंट सी में पूछता है, assuming the offer of 9,000 million is accepted, क्योंकि एक्सेप्ट होगी, 14,000 की चीज है वो। determine the impact on control, gearing and earning per share if the acquisition is funded with new debt or by issuance of shares, and give appropriate recommendation। अब बोर्ड को ये बताओ कि भाई आपको डेट की तरफ जाना चाहिए या आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। गिविंग यू 10 मिनट्स, जल्दी से सॉल्व करें इसको।
चले जी, अब हम आते हैं हमारी कैलकुलेशन पे। सो फार वी हैड टू अल्टरनेटिव्स। दो अल्टरनेटिव थे, एक शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज और दूसरा ओवरऑल लेवल पे डेट ऑब्टेन करना। डेट ऑब्टेन करके पूरी फाइनेंसिंग कर लेना। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारी करंट पोजीशन अभी की है क्या। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की सिचुएशन क्या है, करंट वैल्यू ऑफ डेट कितनी मौजूद है और करंट सिचुएशन क्या मौजूद है। इन्होंने हमें कहा आप ईपीएस देखो, देखो, कंट्रोल मतलब गेयरिंग, ईपीएस एंड एट द सेम टाइम क्या सूरत हाल ईपीएस के हवाले से जो है वो बन रही है। हम सबसे पहले करंट पोजीशन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने कोशिश की होगी। प्लीज इसको कंपेयर कीजिएगा, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिएगा, आप कितना कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, एलडब्ल्यूटी एंड सफारी। ठीक है, करंट पोजीशन की अगर मैं बात करूं, दोनों का पैट इन 2018। ठीक है, एलडब्ल्यूटी का पैट था हमारे पास कितना था यहाँ पर यार, 2200। ठीक है, सफारी का कितना था सर, इट वाज बेसिकली 4.4 इंटू 150, 660 हमने ये ले लिया। सही है, इक्विटी की वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर इसकी पता है हमें 20,000 थी। यहाँ पे हम बैलेंस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 मिलियन शेयर्स थे, हर शेयर 2.5 पाउंड का था, 1 पाउंड का रेट 150 है। तो ये हमारे पास 7,500 हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बन गई। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। फिर उसके बाद हम डेट की वैल्यू देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या था जी, सर डेट यहाँ पे था 10,000 एंड एट द सेम टाइम जो डेट यहाँ पे था दैट वाज 0। गेयरिंग की परसेंटेज अगर देखें, गेयरिंग परसेंटेज मतलब टोटल से देखना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ठीक है जी, ये बन जाता है हमारे पास 33%। और यहाँ पे अगर इसी केस में देखें तो 0 बनती है ईपीएस। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें, क्या दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन थे, 7,500 इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पाउंड्स इनटू एक्सचेंज रेट। ये देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पर शेयर वैल्यू इनटू 150, इस तरह से किया। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे हमारे पास है 20 मिलियन एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स के हमारे पास पहले पेज पे शायद गिवन है 40 मिलियन शेयर्स। ये 40 मिलियन शेयर्स। इस तरीके से आप 40 मिलियन शेयर्स यहाँ पे निकाल लें इन मिलियन, एमएन का मतलब मिलियन। ठीक है, ईपीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैट भी हमने मिलियन में लिया हुआ है, बिल्कुल सर, ये भी मिलियन में लिया हुआ है, वो भी मिलियन में लिया हुआ है। तो आप इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ, हेंस योर ईपीएस टर्न आउट टू बी 55 और यहाँ पे आपकी ईपीएस आती है 33 रुपीस पर शेयर। ये बेसिकली हमने रुपीस पर शेयर लिया है। ठीक है, ईपीएस आ गई हमारी, गेयरिंग आ गई और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की मार्केट वैल्यू की सिचुएशन आ गई। ये करंट पोजीशन है। ठीक है, अब हमारे पास प्रपोज्ड मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक्विजिशन के बाद सर दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास डेट, दूसरा हमारे पास है शेयर्स फॉर शेयर एक्सचेंज। न्यू डेट, शेयर एक्सचेंज, एक्सचेंज को मैंने ईएक्स से लिखा हुआ है, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। एक शेयर के बदले एक शेयर देना पड़ेगा, यानी अगर 20 मिलियन शेयर्स हैं यहाँ पे, 20 मिलियन सफारी के शेयर्स हैं, तो उन्हें 20 मिलियन नए शेयर्स देने पड़ेंगे। सही है, अब आ जाते हैं जी, देख लेते हैं कंबाइंड ग्रुप का टैक्स कितना था, सॉरी कंबाइंड ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर कैलकुलेट किया हुआ है हमने दोनों केसेस के अंदर, चाहे डेट वाली सिचुएशन हो चाहे शेयर एक्सचेंज वाली सिचुएशन हो, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। सर 2,500 एक, सफारी के 750 और 150 सिनर्जी के। जो 500 का सेल ऑफ लैंड है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव ईपीएस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हर साल नहीं है, ये एक दफा है। एक दफा इसका इम्पैक्ट ईपीएस में आएगा, फिर बाकी सालों में नहीं आएगा। तो हमने आफ्टर टैक्स में ये दोनों चीजों को इंक्लूड कर लिया।
क्या मसला हो गया इसके साथ? ठीक है, दोनों के अंदर हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूडिंग सेल ऑफ लैंड। क्यों सर? वो वन ऑफ आइटम, वन ऑफ है इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया। सही है, उसे टेक्निकली हमें यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, एक्सक्लूडिंग सेल ऑफ लैंड बिकॉज इट्स अ वन ऑफ आइटम। ठीक है, ये हमारा ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब अगर मैं डेट लेता हूं तो मेरा एडिशनल लोन कितना, इंटरेस्ट कितना लगेगा? एडिशनल इंटरेस्ट, सर अगर आप लोन लेते हैं 9,000 का 6% के ऊपर जैसा कि बताया गया है, तो आपको 540 का एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा। ये 540 आप इसमें से माइनस कर लें यहाँ पे, जबकि आपको जीरो इंटरेस्ट लगेगा, कोई एडिशनल इंटरेस्ट आपको दूसरे वाले में देने की जरूरत नहीं है। तो रिवाइज्ड अर्निंग्स आपकी कितनी बन गई यहाँ पे? रिवाइज्ड अर्निंग्स, सर ये रिवाइज्ड अर्निंग्स बन गई कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई, 2860 और 3400। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लेते हैं, जरा गौर करना इस पे। नंबर ऑफ शेयर्स डेट की केस में तो बहरहाल 40 ही रहने, क्योंकि हम पैसे उन्हें डेट से लेके कैश में इशू कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम 20 मिलियन के बजाय 20 मिलियन नए शेयर्स इशू करेंगे। 40 + 20, इधर हमारे शेयर्स जो है वो 60 मिलियन हो चुके होंगे। 40 + 20, 20 मिलियन नए शेयर्स इशू करेंगे, हर एक शेयर के बदले उन्हें एक शेयर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली यहाँ पे 40 और 60 हो गए। तो आप रिवाइज ईपीएस भी निकाल लें दोनों सूरत हाल में। सर यहाँ पे ईपीएस है 71.5 और यहाँ पे ईपीएस है 56.67। क्या कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले ऑप्शन में कम है और आपको एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, चीपर सोर्स ऑफ डेट मिल गया है। अगर ये डेट बहुत ज्यादा परसेंटेज में होता, बहुत ज्यादा परसेंट इसका इंटरेस्ट होता, तो ये सूरत हाल ऐसी ना होती। मान लो 26% लोन मिल जाए, ईपीएस बिल्कुल नीचे आ जाएगी। 16% पे लोन मिल जाए, ईपीएस नीचे आ जाएगी। 15% पे लोन मिल जाए, ईपीएस नीचे आ जाएगी। लेकिन सर आपको लोन सस्ता मिला हुआ है इसलिए आप इंजॉय कर सकते हैं। लोन आपको 6% में मिला है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसलिए आपकी ईपीएस बेहतर है। तो पहली चीज तो ये, ईपीएस इज बेटर इन टर्म्स ऑफ दी डेट ऑप्शन, और वो हमेशा से ही होता है। डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। एज ये है कि उन्हें अपने एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डेट पे ही नया लोन मिल रहा है। ठीक है, अच्छा रिवाइज ईपीएस आपकी निकल आई। अब इक्विटी की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर वो यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेट की हुई थी। एक्विजिशन के बाद, एक्विजिशन के बाद हमारी जो मार्केट वैल्यू बननी चाहिए पोस्ट इक्विटी, पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू बननी चाहिए, वो बननी चाहिए 34,506। लेकिन सर अगर डेट लेंगे तो ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप डेट नहीं लेते तो आपकी पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू रहती है 34,506। लेकिन अगर आप डेट ले लेते हैं तो उतना प्रोपोर्शन आपका इसमें से माइनस हो जाता है, दैट इज 25506। सही है, 25506 ये डेट लेने के लिए आपने यूज किया, ये आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई। डेट की जो रिवाइज्ड वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डेट रिवाइज्ड, सर वो इस केस में 10,000 से आपका डेट बढ़ के हो जाएगा 19,000 का। 10,000 से आपका डेट बढ़ के हो जाएगा 19,000 का, जबकि यहाँ पे आपका डेट वही 10,000 ही रहेगा जो आपको 2024 में पे करना था। ठीक है, ये 10,000 ही रहेगा। अब गेयरिंग परसेंटेज निकाल लो इसी तरीके से। सर अगर मैं गेयरिंग परसेंटेज निकालता हूँ डेट के हिसाब से, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ सर माय डेट परसेंटेज इज राइजिंग सिग्निफिकेंटली। आई एम जंपिंग टू अ वॉपिंग 43% फ्रॉम अ गेयरिंग परसेंटेज ऑफ 33%। 33% पे मैं स्टैंड कर रहा था, जबकि इस वाले केस में जहां पे मैं फ्रेश इक्विटी मार्केट से इशू करता हूं और सिनर्जी की बेस के ऊपर इक्विटी को ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरी गेयरिंग की परसेंटेज नीचे आ जाती है, 22% पे आ जाती है। ठीक है, गेयरिंग परसेंटेज इज वर्स ऑफ in the case of debt taking new debt, वर्स्ट पोजीशन हो जाती है आपकी इन द केस ऑफ बेसिकली टेकिंग न्यू डेट। गेयरिंग परसेंटेज आपकी काफी हद तक वर्स है। और अगर कंट्रोल पर्सपेक्टिव से बात करें, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, यहां पे सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही कंट्रोल करेंगे, सिर्फ एग्जिस्टिंग कंट्रोल करेंगे।
ठीक है, और इधर एग्जिस्टिंग के साथ साथ न्यू भी कंट्रोल करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, ये दोनों को बहरहाल आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। वो आपकी शेयर होल्डिंग राइट्स में शामिल हो जाएंगे, आपकी ओवरऑल लेवल पे सिचुएशन में शामिल हो जाएंगे, हर बात के बारे में पूछेंगे। तो कंट्रोल इज डाइल्यूटेड, control is diluted in the case of share issue। कंट्रोल आपका बहरहाल डाइल्यूट हो जाएगा अगर आप शेयर इश्यूएंस वाले केस में जाते हैं तो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? बिल्कुल सर, कंट्रोल पर्सपेक्टिव से डाइल्यूशन नजर आ रही है, गियरिंग के पर्सपेक्टिव से वर्स्ट सिचुएशन हो रही है, और ओवरऑल लेवल पे ईपीएस जो है वो बेहतर हो रही है। तो आप अपनी कमेंट्री में पहली बात ईपीएस के बारे में लिखेंगे, ईपीएस गेटिंग बेटर, ठीक है। यहाँ पे ईपीएस वाली बात होगी, ईपीएस गेटिंग बेटर। फिर उसके बाद नंबर 2 में आप ये कहेंगे कि यार कंपनी माइट नीड कैश इन द फर्स्ट ईयर्स, इनिशियल ईयर्स, शुरू के सालों में कंपनी को कैश की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। टू मच डेट might not be able to be repaid, might not be repaid by the company। हो सकता है कंपनी डेट पे ही ना कर सके। ऐसा थोड़ी कंपनी एक्वायर करते ही आप सब आपको समझ में आने लगेगा, हर चीज अच्छी अच्छी होने लगेगी, बेहतरीन बेहतरीन होने लगेगी, सब कुछ जबरदस्त होने लगेगा, और आप जो है वो कमा भी लेंगे और इंटरेस्ट भी दे देंगे और लोन की रीपेमेंट भी कर देंगे। ये इतना आसान नहीं है। ईपीएस आपकी बेशक बेहतर हो रही है इन द बेसिकली ऑप्शन ऑफ डेट, लेकिन डेट का एक नुकसान भी है, डेट और डेट का एक नुकसान भी है, ठीक है। जबकि मैं अगर थर्ड की बात करूं तो कंट्रोल विल बी compromised, control will be compromised as the existing equity proportion of shareholders will be diluted। इनकी होल्डिंग्स डाइल्यूटेड हो जाएं, हो सकता है वहां के जो शेयर होल्डर्स हों वो ना करने दें, स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह इतनी आसानी से पास ना करने दें, आपके फॉरेन डिविडेंड के मसले खड़े हो जाएंगे, डिविडेंड रेमिटेंसेस, regulations for sending amounts abroad, etc etc। इस तरह के बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज भी आपके लिए खड़े हो सकते हैं। सो बहरहाल अगर आप उनको शेयर इशू ना करें, पैसे देके एक दफा में फारिग कर दें, तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। ये सारी बातें हमें यहाँ पर ओवरऑल लेवल पे उन्हें बतानी होंगी, और अपनी जो कंक्लूजन के अंदर ये बात बतानी होगी कि भाई ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर्स को जो है वो फैसला लेना चाहिए। और अब डायरेक्टर्स अपने तौर पे देख सकते हैं कि हाँ यार वो किस तरफ फॉल करते हैं, क्या वो बिजनेस को इस तरह से उठा सकते हैं, अगर उठा सकते हैं तो वो डेट की तरफ चले जाएं, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे बेहतरी है। लेकिन अगर वो डेट की तरफ नहीं उठा सकते तो फिर जो है वो मसला हो सकता है। प्लस तुम एक बात यहाँ पे भी लिख सकते हो, विद इंक्रीज्ड गियरिंग, गियरिंग तो हमारी नस नस में है ना, द केई विल इंक्रीज, any decrease in the returns will bring the market capitalization down। आपकी जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू इस वक्त खड़ी है वो इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ी है कि आप शेयर होल्डर्स को उतना कमा के दे रहे हैं। कल को आप गेयरिंग इंक्रीज करेंगे, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और फिर अगर आप उन्हें इतना कमा के नहीं देंगे और थोड़ा बहुत भी आपकी अर्निंग के अंदर इंक्रीज डिक्रीज आया, वो आपके शेयर्स बेचना शुरू करेंगे, और बेचना शुरू करेंगे चूंकि आप एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ जाएगी। तो बहरहाल उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मीट करना भी अपनी जगह पे जरूरी है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? ऑल राइट, वंडरफुल। चलिए जी, एक्सीलेंट हो गया। ये फाइल में तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, लास्ट में बड़ा एक इजी एरिया है, ये कहते हैं भाई एक्सप्लेन द की एरियाज विद ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज।
should include prior to finalizing the agreement to acquire Safari Adventure. हाँ भाई, ड्यू डिलिजेंस करते वक्त क्या क्या चीजें देखोगे? मैटर्स ऑफ सिग्निफिकेंस with due diligence exercise. अगर ड्यू डिलिजेंस की एक्सरसाइज हो जाती है तो मैटर्स ऑफ सिग्निफिकेंस क्या क्या होंगे? आप ऑपरेशंस देखेंगे, आप मैनेजमेंट देखेंगे, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड जियोपॉलिटिकल मैटर्स देखेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, प्रोजेक्शंस एंड फोरकास्ट, ठीक है जी, सप्लायर्स एंड वेंडर्स, relationships, human resource competence, human as a capital, कितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स इनके पास है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, SWOT एनालिसिस, ठीक है, पेस्टल एनालिसिस, ठीक है, और एक और था वो पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, 5 फोर्सेस मॉडल, ये सारी चीजें बहरहाल देखी जाएंगी। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। डबल टैक्स ट्रीटी, डिविडेंड वगैरह मंगवाओगे, डबल टैक्स ट्रीटी, टैक्सेशन, फॉरेक्स रेगुलेशंस, ठीक है, रिलेशनशिप्स विद द कंट्री, इंटरनेशनल एफिलिएशन, ये सारी चीजें। ये बहरहाल 10-11 पॉइंट्स हैं जो हमें पूरे ओवरऑल लेवल पे इसमें जो है वो देखने होंगे। देखेंगे तो ही आप ड्यू डिलिजेंस एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हाँ भाई, क्या ये पॉइंट समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? मुझे बताओ, हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील विद MSA2 नाउ? 6-7 क्वेश्चंस हम अब तक कर चुके हैं और आईकैप के क्वेश्चंस किए हैं, आईकैप के ही पेपर्स से करवा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील विद MSA2 नाउ? कितने लोगों को लगता है नहीं सर समझ में आ रही है चीजें, अब हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हम पेपर निकालने की सिचुएशन में आ जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो शाहब, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। चलो अल्लाह का शुक्र है, एक वोट आया सर, कन्विंस हो रहे हैं, समझ आ रहा है पेपर। कितने लोगों को लग रहा है भाई 50 नंबर का एक क्वेश्चन हैंडल ही नहीं हो सकता, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझ के छोटे छोटे पार्ट्स में करके हैंडल किया जा सकता है। और देखो सीधी सी बात है, 2 घंटे की क्लास में हम डिस्कशन और सॉल्व करने के टाइम के साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बहरहाल जिस दिन एग्जाम में होंगे, तैयारी के साथ बैठे होंगे, तो 50 नंबर का क्वेश्चन 1.5 घंटे में कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, ड्राफ्टिंग इंप्रूव होनी चाहिए प्रैक्टिस के साथ साथ, बिल्कुल सही कह रहे हो रुबास, बिल्कुल सही कह रहे हो। दैट्स व्हाट आई वांट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग देखो मेरा काम है। बाकी अल्लाह ताला ने तुम्हें जहन दिया है, सोचने की कोई सलाहियत दी है, शऊर दिया है, वो इस्तेमाल करके तो तुम बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, मुझे कहीं पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि नहीं यार ये चीज तुम कर सकते हो, आती है, इसका एक तरीका है, ये बहरहाल लेके आना जो है वो तुम लोगों के अंदर मकसद होता है मेरा। और जितना प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, जो टाइम मैं मीन टाइम क्लास के बीच में दे रहा हूँ उसको यूटिलाइज करो, जितना जहन चला सकते हो। जितनी देर क्लास ले रहे हो ना, बोलो यार मतलब मैं BFD में हालांकि 2.5 घंटे की क्लास रखता हूँ ना, 2-2.5 घंटे की, तो बीच में 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ। मतलब 1 घंटा जब हो जाता है, 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा हो जाता है, तो देता हूँ 10-12 मिनट की ब्रेक। अब तुम लोगों के लिए क्रूशियल है, तुम्हें सॉल्व करने का टाइम भी देना है साथ साथ, इसलिए मैं बीच में कोई ब्रेक वगैरह नहीं देता हूँ मैंने MSA2 की क्लास में। लेकिन लिखने का टाइम देता हूँ, तो उस लिखने के टाइम में जरूर लिखा करो, बुलेट पॉइंट्स लिखा करो, फिर अपने आप को चेक किया करो कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर तुम्हारे और मेरे आंसर्स में क्या एक तुम्हें एक फर्क नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब इसका जो पार्ट ई है, बेसिकली ये हमारे पास वक्त नहीं बचा है, होमवर्क में कोशिश करना लेके बैठो इसका पार्ट ई, क्योंकि पूरा 4 पॉइंट्स कर चुके हो तो 5वां भी इंशाल्लाह कर लोगे। इसका पार्ट ई होमवर्क में करना। हम अपनी क्लास को जो है वो 4:30 बजे तक थी, हम यहीं तक रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में अगले सवाल से शुरू करेंगे। ठीक है, सितंबर इंशाल्लाह ताला पूरा हमारे सवालात में ही जाएगा, हम करते रहेंगे सवालात।
चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।